नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2024 के हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं यानी बीजेपी और कांग्रेस, अभी तक की आई सूची के हिसाब से जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पे। पहले हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें काफी मतभेद है, यानी लोगों में इस तरह का रोष है कि जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी उनको बीजेपी टिकट नहीं बांट रही है। यानी बीजेपी या तो नए चेहरों को ज्यादा मौका दे रही है या फिर जो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं या अपने जान पहचान के लोगों को ज्यादा मैदान में उतार रही है। और जो लोग वाकई में ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं उनसे बीजेपी दूरी बना रही है। इसीलिए बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उनमें आपसी मतभेद का एक सिलसिला चल रहा है। आपके हिसाब से हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। फाइनल है ये? फाइनल, 100% फाइनल है। जो गलती पिछली बार कांग्रेस ने की थी वो टिकटों के आवंटन में बीजेपी ने की है, तो इस बार कांग्रेस की सरकार बननी निश्चित है। आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने टिकटें ढंग से नहीं बांटी? बिल्कुल, बाहर से आए हुए कैंडिडेटों को बीजेपी ने टिकटें दी है और अपने जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो सिर्फ जूते तुड़वाने के लिए रखे। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुमार है जी। ठीक है। और मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा। सरकार आएगी जी मिली जुली, पिछली बार की तरह ही मिली जुली सरकार आएगी। और हो सकता है कि बीजेपी थोड़ी सी और कोशिश करे, कार्यकर्ता थोड़ा और प्रयास करे तो इस बार फिर बीजेपी भी आ सकती है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोगों के दिल में जो बसा हुआ है ना वो बीजेपी वो बसी हुई है। फिलहाल करंट सरकार भी बीजेपी की है, इसका भी एक बेनिफिट मिलेगा उनको? इसका बेनिफिट तो है ही है सर, मगर बीजेपी ने जो देश हित के लिए कार्य किए हैं ऊपर वाले लेवल में उसका बड़ा फर्क है। और जनता जो दूसरी बात है, जनता जो जागरूक हो गई है, हर आदमी के हाथ में ना एक स्मार्टफोन है जो सारी चीज़ें अपडेट करता रहता है उनको। और जनरेशन जो है पढ़ी लिखी हो गई है हर आदमी, इसका बड़ा फर्क है। सबको पता है देश के लिए कौन सी सरकार अच्छी है और कौन सी बुरी है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और इसका सीधा उदाहरण है रणजीत सिंह चौटाला, जो बीजेपी को छोड़ चुके हैं। वो अब शायद निर्दलीय ही लड़ेंगे। अगर बीजेपी की हिसार विधानसभा की सीट की बात करें तो ये टिकट कमल गुप्ता को दी गई है, जो पहले से ही हिसार विधानसभा से ही विधायक हैं। लेकिन जो दावेदारी है वो सावित्री जिंदल की मानी जा रही थी। अगर गलती से बीजेपी हिसार में हार जाती है तो इसका श्रेय बिल्कुल इसी बात को दिया जाएगा कि सावित्री जिंदल को ये सीट दी होती तो वो ये सीट आराम से निकाल पाती। और इसी प्रकार बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों का ये मानना है कि बीजेपी टिकट का बंटवारा है वो सही से नहीं कर रही। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ये गलती की थी और फिर इस तरह की गलती ही दोबारा दोहरा रही है। अगर हम सीधी भाषा में कहें कि हरियाणा की जो टोटल कमान है वो दिल्ली से ऑपरेट हो रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आदमपुर विधानसभा की बात करें तो भव्य बिश्नोई जो इस सीट के दावेदार भी हैं और शायद ये सीट आसानी से बिल्कुल निकाल भी पाएंगे, क्योंकि ये उनका हमेशा से गढ़ रहा है कुलदीप बिश्नोई जी का, भजन लाल जी का। तो यहाँ से इस सीट में कोई दो राय नहीं है कि ये सीट उन्हीं को मिलनी थी। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सीटों को लेकर आपसी मतभेद तो कांग्रेस में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की राजनीति काफी शातिर दिखाई दे रही है। यानी जैसे उन्होंने विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। विनेश फोगाट जो अभी हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडल से बिल्कुल थोड़ा सा चूक गई थी, यानी पूरे देश की सांत्वना उनके साथ थी और अब कांग्रेस उस सांत्वना को अपने वोटों में बंटोरने की कोशिश कर रही है और माना जा रहा है कि विनेश फोगाट ये सीट बिल्कुल आसानी से निकाल लेगी। वहीं पे एक और बड़े खिलाड़ी बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस ने मौका दिया है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खिलाड़ियों से थोड़ी दूरी बना रही है। बबीता फोगाट जो 2019 में चरखी दादरी से लड़ी थी उनको इस बार टिकट नहीं दी गई। योगेश्वर दत्त उनको भी टिकट नहीं दी गई। हाँ, खिलाड़ियों का अगर नाम ले तो दीपक हुड्डा को महम से टिकट दी गई है जो कबड्डी के कैप्टन है। लेकिन अब देखते हैं कि दीपक हुड्डा वहां से ये सीट निकाल पाते हैं कि नहीं। अभी तक की आई लिस्ट के हिसाब से बीजेपी के कम से कम 25 उम्मीदवार नए चेहरे हैं और वहीं पे 5 सीटों पे हारे हुए उम्मीदवार फिर से उतारे गए हैं। हमने जनता में भी जाके इसका सर्वे लिया है और जो हरियाणा का व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी से काफी नाराज है। इस बार हरियाणा में आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? अब की बार क्लियर ये है जी, हम हुड्डा साहब की सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार।
आप बीजेपी से इतना नाराज़ होने का कारण? बीजेपी से हम तंग आ गए जी। बीजेपी की पॉलिसी इन्होंने चलाई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो आगे लागू नहीं हो पाई और अफसरों ने मतलब अगले के पब्लिक के डंडा चढ़ा दिया जी। पब्लिक होगी तंग। बीजेपी ने पब्लिक हित का सोच के एंट्री करी थी। मोदी साहब सही है, लेकिन वो धरातल पे वो चीज़ें नहीं उतरी। पब्लिक अपनी समस्या लेके जाए तो कहाँ जाए, अफसर से के पास जाए नई समस्या पैदा कर देते हैं और उन समस्याओं का हल करने के लिए कहते हैं या तो चंडीगढ़ से होगा या पंचकुला से होगा। पैसे ऊपर वाले लगेंगे, कितने लगेंगे, किसको देने लेना कुछ नहीं पता। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है हरियाणा में तो सीएम आप किसको देखना चाहेंगे? मौके पे तो जी देखो दीपेंद्र जी को देखना चाहेंगे, हुड्डा साहब को, क्योंकि मन से ना तो कोई बीजेपी को खिलाफत है ना कांग्रेस को है, लेकिन अभी तक एक मौका उनको देना चाहिए। क्या पता उन्होंने पीछे 10 साल काम किया है तो आगे वो अपना रोल सही निभा पाएँ। और आम लोगों की बात करें वहां पे भी बीजेपी के समर्थक कम नजर आए। मेरा अगला सवाल आपसे कि अगर हम हिसार विधानसभा की बात करें, ये जो सीट है ये कांग्रेस निकालेगी या बीजेपी? हिसार में बीजेपी की जो टिकट मिलनी थी वो साउथरी जिंदल को मिलनी चाहिए थी। शायद जब कोई चांस बन सकता था अभी बीजेपी निकाले। अब तो मैदान खाली है। आपके हिसाब से कमल गुप्ता दोबारा ये सीट नहीं निकालेंगे जो कि मौजूदा विधायक है यहाँ पे? आप जमानत जब तो होने जा रही है। पिछली बार इसकी बड़ी मुश्किल से जीते ये। जो लोग 60-65 हज़ार वोटों की जीत लगा रहे थे, इसकी शायद 16 हज़ार वोटों से जीता था पिछली बार भी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा जी, कमल गुप्ता, मान लिया कमल गुप्ता ने काम कुछ कम किए हैं, मगर सावित्री जिंदल, अगर जिंदल परिवार पूरा तन मन धन से इनके साथ लगता है तो जिंदल परिवार के ब्याह पे जो भी वोट मिलना है वो सारा कमल गुप्ता को ही मिलना है। और कुछ लोगों के मन में, जैसे मैंने पहले बताया, बीजेपी जिनके मन में बैठी हुई है वो वोट बैंक बीजेपी का वो तो है ही। ये तो कमल गुप्ता खड़ा है, XYZ कोई भी खड़ा हो जाता उसको मिलना ही मिलना था। तो इस बेस पे जो है कमल गुप्ता ही जीतेंगे। राहुल गांधी जी हैं। फिलहाल लोगों के अंदर ये बातें, ये भावनाएं हैं कि वो जहां भी जाते हैं जातिवाद का मुद्दा उठाते हैं। टिकट का बंटवारा भी उसके हिसाब से ही होता है। भी यहाँ जाट लोग ज़्यादा है तो एक जाट नेता खड़ा कराया जाए, या फिर यहाँ पे यादव है तो इनको एक यादव नेता खड़ा किया जाए। तो इस तरह से जातिवाद में बांटने की कोशिश हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद, सभी पार्टियां जातिवाद में ही बांटती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो। अच्छा जी। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम सभी पार्टियों का है। थोड़े दिन पहले बीजेपी करती थी, अब कांग्रेस ने कर दिया। ये ऊपर से सब मिले हुए हैं, सिर्फ लोगों को ठगते हैं। ये जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठा रखा है, इनकी एक ही पॉलिसी है कांग्रेस की, मुसलमान हमारी तरफ है, हिंदुओं को जातियों में बांट के जितना वोट हिंदुओं में से निकाल सको उतना आपके लिए बढ़िया है। सिर्फ राहुल यही चाहता है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे जाके मेहनत कर रही है, लोगों से मिल रही है। वहीं पे बीजेपी की सोच शायद बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उनके जो उम्मीदवार हैं वो शायद कांग्रेस की बजाय कम मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके। हालांकि कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं जैसे जेजेपी और इनेलो, ये भी मैदान में है। हालांकि ये सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो सीटें ये भी निकालेंगी। वहीं पे दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी इस रण क्षेत्र में उतर चुकी है, वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। वैसे तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन उनमें आपसी मतभेद हो गया सीटों को लेके कि जिन सीटों पे कांग्रेस का होल्ड था और उसी सीट पे आम आदमी पार्टी अपना दावा कर रही थी, और इन्हीं कारणों से अब वो दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और चुनाव से जुड़ी और जानकारियां भी हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।